आज का हम सेशन शुरू करते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हमारी ये 4 जो उँगलियां हैं, इन 4 उँगलियों पर कैसे 12 राशियां बनी हुई हैं। 12 राशियों के बारे में समझाया था। एक बार फिर से हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो पहली उँगली है, ये हमारी तर्जनी उँगली, जिसे इंडेक्स फिंगर भी इंग्लिश में बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखें, राशि की शुरुआत यहीं से होगी, टॉप से। नंबर 1 मेष राशि। पहला जो फ्लैंज है वो मेष राशि का होगा, दूसरा वृष, तीसरा मिथुन। अब इससे अगली उंगली जो है वो मिडिल फिंगर है, तो मिडिल को छोड़ देना है। मिडिल को छोड़ देना जब राशि गिननी है। और फिर उससे अगली जो रिंग फिंगर है, उससे आगे शुरू हो जाइए। आपने मिथुन तक गिन लिया, आगे कर्क, सिंह और कन्या। अब अगली उंगली पे चले जाइए, तुला, वृश्चिक और धनु। अब मिडिल फिंगर, लास्ट के अंदर मिडिल फिंगर, बस ये ध्यान रखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। मकर, कुंभ और मीन। जब रत्न धारण करवाते हैं तो रत्न धारण करवाते समय या कोई छल्ला धारण करवाते समय ये कंसेप्ट ही आपको समझ में आएगा। बहुत लंबे समय तक ज्योतिष के विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि किस उंगली में कौन सा रत्न धारण किया जाए या किस धातु का छल्ला धारण किया जाए। उस मामले में ये कंसेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। अब हमारे ग्रहों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहली जो उंगली है वो हमारी बृहस्पति की उंगली है, जुपिटर की उंगली है। और इस जुपिटर की उंगली के नीचे ही बृहस्पति का क्षेत्र होगा। बृहस्पति का क्षेत्र होगा। ध्यान रहे, जो आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह हैं 9 के 9, 12 के 12 भाव, 12 की 12 राशियां, सभी कुछ हमारी हथेली पर होते हैं। और वो इसी चीज को आपने फाइंड आउट करना है। तो पहली उंगली बृहस्पति की है और उसके नीचे ही बृहस्पति का क्षेत्र है। दूसरा, जो दूसरी उंगली है मिडिल फिंगर, ये शनि ग्रह की उंगली है। और शनि के नीचे ही जो शनि के नीचे जो क्षेत्र है उसे शनि का क्षेत्र कहते हैं, पर्वत भी कह सकते हो। लाल किताब में पढ़ेंगे तो बुर्ज लिखा आएगा। बुर्ज में ना उठा हुआ क्षेत्र जो होता है, बुर्ज का मतलब पहाड़, पर्वत। तीसरी उंगली जो है वो आपकी सूर्य की उंगली है, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं। चौथी उंगली बुध की उंगली है। इसी के नीचे आपके खाने भी बने होते हैं, हाउसेस भी बने होते हैं हमारे हाथ के अंदर। वो आपको धीरे धीरे मैं समझाता जाऊंगा। धीरे धीरे आपको इतने दिमाग में बिठा दूंगा लाल किताब को, साथ में पामिस्ट्री को, आपको बहुत आसान तरीके से चीजें समझ में आने लग जाएंगी। जो हमारा सूर्य की उंगली है, सूर्य की उंगली का जो नीचे का जो क्षेत्र है, जिसे हमने सूर्य का क्षेत्र कहा, वो ही पहला घर होता है कुंडली का। वही कुंडली का पहला घर होता है। और दूसरा घर कहाँ पर होता है? दूसरा घर हमारा यहाँ पर होता है, बृहस्पति पर होता है। ये चीजें आपको पामिस्ट्री में की किताबों में नहीं मिलेगी। तीसरा घर, घर का मतलब आप खाना समझ लो, मकान समझ लो, भाव समझ लो, जो भी आप कहते हैं उसको, हाउस इंग्लिश में आप समझ लो। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि भाई ये कहाँ पर है हथेली के अंदर, क्योंकि लाल किताब का कंसेप्ट है कि आपकी कुंडली क्या आपकी हथेली से मैच करती है।
अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन हो जाता है अपनी कुंडली को लेकर के, उसमें बैठे हुए ग्रहों को लेकर के, तो आप हथेली की निशानियों से, हथेली के चिन्हों से चीजों को समझ पाएं। आप गलती ना खा जाएं, इसलिए लाल किताब में पामिस्ट्री और आपका ज्योतिष दोनों को साथ साथ लेकर लेकर के चला गया है, उनका ही साथ लिया गया है। अब आपने देखा होगा ये जो अंगूठा है, अंगूठे के इस तरफ मैंने आपको शायद लाइनें बता दी थी आप लोगों को। जिन्होंने पामिस्ट्री का कोर्स किया वो नहीं बताया, उनको हो सकता है उनको ये याद हो, पिछला कोर्स याद हो, वो कहते करवा दी थी। लाइन बताई थी मैंने आप लोगों को जो इस 3 लाल मेन किताब, लाइन बताई थी। 3 बताई थी। चलो, ये जो जहां से आपकी लाइफ लाइन निकलती है, ये देखिएगा, ये ऐसे घूमती हुई जा रही है, एक लंबी रेखा आपके शुक्र के इधर से मेरे हाथ की तरफ देखें, ऐसे घुमावदार ये बनी हुई है। ये जो मैं फिर से वापस लेकर के जा रहा हूँ, ये चीज है ना, इसे कहते हैं लाइफ लाइन। और जहां से लाइफ लाइन शुरुआत होती है वही खाना नंबर 3 है, वही खाना नंबर 3 है। तो आगे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे, आपको इन खानों के बारे में भी पता लगता चला जाएगा। हम्म? इसी तरीके से ये जो मंगल का मैदान, पहले मैं लाइनें बता देता हूँ दोबारा से, नए आए हो, अभी त्योहार मना के मिठाई का प्रेशर काफी है तो दोबारा से वो करा देता हूँ। ये आपकी लाइफ लाइन है, और ये आपकी लाइफ लाइन से जो सीधी रेखा जाती है वो आपकी मस्तिष्क रेखा है, जिसे हम ब्रेन लाइन कहते हैं। और इससे ऊपर बुद्ध के नीचे आपकी हार्ट लाइन है, हृदय रेखा जिसे बोलते हैं आप, ये रेखा है, ठीक है। और फिर यहाँ से या यहाँ से नीचे से निकलती है आपकी भाग्य रेखा, जो शनि के स्थान तक पहुंचती है। जो भी रेखा शनि के स्थान तक पहुंच जाती है वो ही भाग्य रेखा होती है। सूर्य रेखा सूर्य के पर्वत के नीचे से निकलती है और नीचे की तरफ जाती है, हथेली में नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती है, वो सूर्य रेखा होती है। इसी प्रकार से हाथ में 9 ग्रह होते हैं, 4 तो मैंने आपको बता दिए जो कि 4 उंगलियों के नीचे हैं। ये जो हथेली है, जो उठा हुआ भाग है, ये आपका शुक्र है। ये हथेली पे उठा हुआ भाग आपका शुक्र है। और ये नीचे इस तरफ हथेली की बाहर की तरफ चंद्रमा का क्षेत्र है, और जस्ट चंद्रमा से ऊपर मंगल का क्षेत्र है। इसे रक्षात्मक मंगल कहते हैं, डिफेंसिव मार्स। और अटैकिंग मार्स ये होता है इधर, जहां से लाइफ लाइन, जहां पर मैंने खाना नंबर 3 बताया था, कि हाउस नंबर 3 होता है जहां पर वो। और अगर पामिस्ट्री की पुस्तक में पढ़ेंगे तो उसे निम्न मंगल कहा गया है। तो ये मार्स, ये मंगल का क्षेत्र है। यहाँ पर बिल्कुल लाइफ लाइन के बिल्कुल नीचे एंड में, जो हथेली के ये बीचों बीच इधर इधर की तरफ नीचे की तरफ केतु होता है, केतु, केतु ग्रह होता है बिल्कुल नीचे की तरफ। और केतु से थोड़ा ऊपर इधर की तरफ 9वां घर होता है, हाउस नंबर 9, जो बृहस्पति का खाना माना जाता है। चलो अभी आप नोट करें सिर्फ ग्रह को, केतु होता है। अच्छा, मंगल आपने 2 जगह बताया था। मंगल 2 जगह होता है। लाल किताब में भी मंगल के बारे में कहा गया है कि मंगल 2 भाई
नेकी और बदी। मंगल दो भाई हैं, एक मंगल नेक है, एक मंगल बद है, एक मंगल बुरा है, एक मंगल अच्छा है। मंगल के दो गुण होते हैं। एक गुण होता है कि सामने वाले को पीटना कैसे, सामने वाले के ऊपर अटैक कैसे करना है। एक आदमी में वो खूबी होती है कि वो मार पिटाई करना जानता है। पर उसके बिल्कुल विपरीत एक व्यक्ति की क्वालिटी ये होती है कि वो अपनी रक्षा कैसे करे। जैसे क्रिकेट के मैदान में आपने देखा होगा ना, एक खिलाड़ी तो होता है कि सीधा चौका छक्का मारता है, सीधा हर बॉल के ऊपर शॉट मारता है। पर कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि चौका छक्का बेशक ना मारे, पर तुम मेरा विकेट उड़ा के दिखाओ। राहुल द्रविड़ तो आपको याद ही होंगे, जो लोग क्रिकेट के शौकीन है वो तुरंत समझ गए होंगे इस बात को। राहुल द्रविड़ की क्या खासियत थी कि वो जल्दी से आउट नहीं होते थे। मतलब वो उनकी विकेट को लेना मतलब सामने वाले के पसीने छूट जाते थे, उनका विकेट नहीं गिर पाता था। बेशक वो फास्ट रन नहीं बना पाए, परंतु उनके विकेट को गिराना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही ये जो इस तरफ हथेली के जो मस्तिष्क रेखा के जस्ट नीचे जो ये मंगल होता है, ये डिफेंसिव मार्स होता है। इसका उठा हुआ क्षेत्र आपको ये बताने में कामयाब होता है कि एक आदमी जीवन में अपनी रक्षा करने में कितना निपुण है। रक्षा होती है हर मैटर्स में, हर मैटर में, ये नहीं लड़ाई झगड़े में। लड़ाई झगड़ा तो है ही है, हर चीज में, चाहे उसे लोन से बचना हो, चाहे लड़ाई झगड़े से बचना हो, हर तरह के विवाद से बचने में कुशलता यहीं से हासिल होती है। यही क्षेत्र आपका बताता है। अगर ये क्षेत्र जो है गड़बड़ा जाए यहाँ पर, तो फिर व्यक्ति बेचारा हर मामले में फंस जाता है। बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे, कहते हैं यार लो मैं ही फंस जाता हूँ, बस जब देखो मैं ही फंसा मिलता हूँ, कोई बात आ जाए मुझे ही फंसा लेते हैं सारे के सारे। इसका सीधा सीधा मतलब है उसका ये जो डिफेंस वाला मार्स है वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर उसको प्रॉब्लम। समझ गए? हथेली में भी मंगल दो जगह है और लाल किताब में भी मंगल के दो रूप हैं, एक नेक है और एक बद है। मैंने आपको नेक का भी संबंध बताया था। अगर हाथ में रेखाओं के द्वारा चतुर्भुज बना हो या आयताकार बना हुआ कोई निशान बना हो, चार रेखाओं के द्वारा आयत बनी हो, तो इसका मतलब क्या है कि मंगल नेक है। और साथ में मस्तिष्क रेखा जितनी अच्छी होगी, जितनी सीधी होगी, वो मंगल नेकी का निशान है कि मंगल नेक। नेक का मतलब ये समझो शुभ है, कि वो व्यक्ति अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करता, बल्कि अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपने अभ्यास से अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाता है। तो अगर आपको कुंडली में मंगल नेक है या मंगल बद है ये देखने में कठिनाई आ रही है, तो हाथ से भी देख लिया करो। और मंगल बद होगा तो क्या होगा कि मैंने कहा था कोई ट्रायंगल का साइन बना होगा, मस्तिष्क रेखा टूटी फूटी होगी, मस्तिष्क रेखा में कटफट होगा, मस्तिष्क रेखा मोटी होगी, तो ये फिर मंगल को बद बनाने की निशानियां हैं, यानी कि मंगल उसका अच्छा नहीं है, बुरा है। और मंगल बद की मैंने कई सिम्टम बता रखे हैं, आप मेरा यूट्यूब पर वीडियो भी जा करके देख सकते हैं जो पिछली क्लास का था। अमीना जी बताइए। सर अगर हथेली के अंदर ये स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों हो, बट ट्रायंगल ज्यादा हो, तो क्या मानकर चलें? फिर मंगल बद का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। ओके। फिर भी उसका लास्ट डिसीजन मस्तिष्क रेखा से लेना। ध्यान रखिएगा, मंगल बद हो किसी व्यक्ति का कुंडली के अंदर, पर उसकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी हो, तो मंगल बद होते हुए भी वो व्यक्ति बहुत बैलेंस हो जाएगा। मंगल बद का मतलब गुस्सा जल्दी आ जाता है उस आदमी, वो रिलेशन खराब कर बैठता है बहुत जल्दी, गुस्से की वजह से, ईगो की वजह से, दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं मंगल बद वाले लोग। तो उनमें काफी सुधार आ जाएगा जब मस्तिष्क रेखा सीधी होगी। आपने देखा होगा कुछ लोगों की मस्तिष्क रेखा यूं चल करके नीचे की तरफ आ जाती है, नीचे हथेली की तरफ चली जाती है।
तो ये मस्तिष्क रेखा नीचे हथेली की तरफ जाना अच्छा नहीं माना जाता। तो व्यक्ति में दिखावा करने की प्रवृत्ति होती है, अपने आप को बड़ा करके दिखाने की प्रवृत्ति होती है, अपने आप को बड़ा बताने की प्रवृत्ति होती है। तो वो चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो डिसीजन कहाँ से होगा? यहाँ मस्तिष्क रेखा से ही आपको डिसीजन लेना है। सिंपल है। सारे ग्रह हो गए, एक ग्रह बचा। वो ग्रह कौन सा है? राहु। राहु। हाथ में राहु कहाँ पर होता है ना? हम कुंडली में तो पकड़ लेते हैं कि राहु की दशा चल रही है, ये खराब वो खराब। हथेली के बिल्कुल बीचों बीच जो खड्डा बना हुआ होता है, ये ही राहु का स्थान है। यानी कि मस्तिष्क रेखा और लाइफ लाइन के जो बीच का ये जो क्षेत्र बनता है, जस्ट एक ट्रायंगल जो बनता है, वो ही आपका राहु का क्षेत्र है। और ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ से अगर किसी की भाग्य रेखा निकल जाए तो उसका रोजगार सेट नहीं बैठता, उसको बेचारे को बार बार बदलता ही रहता है, चेंजेस करता रहता है। तो ये राहु का क्षेत्र है। साथ में जो भी रेखा इस हथेली के शुक्र ग्रह से निकल करके लाइफ लाइन को भी काट करके जो रेखा आगे बढ़ जाएगी, अपने अपने हाथों में देखिए, शुक्र क्षेत्र से कोई भी बारीक से बारीक रेखा जीवन रेखा को काटते हुए जो आगे बढ़ रही है, वो आपकी राहु रेखा है। राहु रेखा, या आप उसे कह सकते हो वो चिंता रेखा है, टेंशन की रेखा है। और वो चिंता रेखा जहां जहां जाएगी वहीं वहीं चिंताएं पैदा करती जाएगी। अगर वो आपकी मस्तिष्क रेखा तक पहुंच गई तो दिमाग में चिंता पैदा कर देगी। अगर आपकी भाग्य रेखा को टच कर गई तो भाग्य में चिंता पैदा हो जाएगी। सूर्य की रेखा को टच कर गई तो यश मान सम्मान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देगी। बहुत इजी है, इसको बस हड़बड़ा करके मत समझो। देखिए, लाल किताब से लोग प्रेडिक्शंस नहीं कर पाते। उसके पीछे एक ही रीजन है कि वो जल्दबाजी बहुत ज्यादा दिखाते हैं। अगर वो बेस को समझ लेना तो मैं कहता हूँ गलती नहीं होगी। लाल किताब से ज्यादा आसान कोई चीज नहीं। पर लाल किताब को कहते हैं, जो हम लाल किताब कर लिया, लाल किताब की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बड़े बड़े सूत्र याद कर लेते हैं और छोटी चीजें भूल जाते हैं। और वहीं पर सबसे बड़ी बड़ी गलतियां होने के चांस बन जाते हैं। वो मत कीजिए। थोड़ा 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 स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मैं तो आपको हमेशा कहता हूँ, मेरी हर क्लास में नया स्टूडेंट है या पुराना स्टूडेंट है, वो अगर अपने दिल और आत्मा से पूछेगा तो रोज हर क्लास में एक नई बात सीख करके जाएगा, जो उसने आज से पहले नहीं सीखी हो। चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, चाहे वो पामिस्ट्री के थ्रू सीख के जाए, चाहे वो लाल किताब का नया सूत्र सीख के जाए, कुछ ना कुछ, चाहे वो वैदिक में कितना भी बड़ा धुरंधर हो, चाहे वो लाल किताब का कितना भी बड़ा धुरंधर हो, वो जरूर नई चीज सीख के जाएगा। और इसी के लिए मैं मेहनत करता हूँ बस। तो 9 के 9 ग्रह आपके सामने आ गए। अब राहु हथेली से पकड़ना बहुत आसान हो गया है। जिनका हथेली में ये जो है बहुत ज्यादा खड्डा होता है, उनका राहु गड़बड़ होता है। ये राहु की पक्की निशानी है। तो उनके साथ क्या क्या सिम्टम होते हैं कि उनका बेचारों को रोजगार स्थिर नहीं हो रहा होता है। वो कभी कभी एक शहर में नहीं टिक पाते हैं, बार बार अपने घर बदलते हैं या दुकान बदलते हैं। चिंताएं उनको बहुत सताती रहती हैं, फाइनेंशियली अप एंड डाउन उनके साथ बहुत होते रहते हैं। तो राहु के चिन्ह और राहु की रेखा, इसका बड़ा ध्यान रखना, इससे भी हमें पता लगता है। अब चलिए, अब हम हथेली से निकल करके अपनी कुंडली की तरफ चलते हैं। बेसिक से शुरू करते हैं। आप एक कुंडली बनाइए जिसमें मेष राशि से लेकर के नंबर 12 मीन राशि तक लिख लीजिए। लाल किताब में, जैसे हम वैदिक में
लगन के हिसाब से चलते हैं भाई, तुला लगन की कुंडली, वृश्चिक लगन की कुंडली, कि आपके फर्स्ट हाउस में कोई भी राशि लिखी हो, लाल किताब कहती है कि वहां पर नंबर 1 ही आएगा। लाल किताब के कहने का मतलब है कि हम सभी की जो कुंडली है वो काल पुरुष की ही कुंडली है, यानी कि हम सभी मेष लगन के ही व्यक्ति हैं। वैदिक कंसेप्ट के हिसाब से हम सभी मेष लगन के ही लोग हैं। मेष लगन यानी कि काल पुरुष का लगन है। अब इसमें पहले घर का जो स्वामी है वो मंगल है। नोट करते जाइए, इसमें बड़ा भारी कंसेप्ट छुपा हुआ। वृष राशि का स्वामी यानी कि खाने नंबर 2 में, भाव नंबर 2 में, भाव नंबर 2 का स्वामी कौन है? शुक्र है। जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैं धीरे धीरे करवा रहा हूं। खाना नंबर 3 का स्वामी बुध है। खाना नंबर 4 का स्वामी चंद्र है और खाना नंबर 5 का स्वामी सूर्य है। खाना नंबर 6 का स्वामी बुध है। अब यहाँ पर एक चीज और जोड़ूंगा, केतु भी यहाँ पर इसका स्वामी है। लाल किताब में ये डिफरेंस आ जाएगा। तो छठे घर के स्वामी 2 हो गए, बुध हो गया और एक केतु हो गया। इसको लाल किताब स्टडी करते समय हमेशा ध्यान रखना, छठे घर के 2 स्वामी बुध और केतु। सातवें घर का स्वामी शुक्र, आठवें घर का स्वामी मंगल और 9वें घर का स्वामी केतु। सॉरी 9वें घर का स्वामी गुरु। 8वें घर का स्वामी मंगल, 9वें घर का स्वामी गुरु, 10वें घर का स्वामी शनि, 11वें घर का स्वामी शनि और 12वें घर का स्वामी गुरु और साथ में राहु। यानी कि 12वें घर के 2 स्वामी ग्रह हुए, राहु और गुरु। 12वां घर खर्चे का घर होता है और खर्चे 2 प्रकार के होते हैं हमारे जीवन में। एक वो खर्चे जिन्हें हम खर्च करके खुश होते हैं, जैसे हम नई गाड़ी लेकर के आते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, जब नया मकान बनवाते हैं तो बड़े खुश होते हैं, अपने बच्चों की शादी करते हैं तो बड़े खुश होते हैं। अब इन सब घटनाओं के पीछे एक चीज कॉमन है, वो क्या है? खर्चा। खर्चा हो रहा है ना, सब में खर्चा हो रहा है। आप घर में कोई नया नया आइटम लेकर के आते हैं, कोई नया लग्जरी का सामान लेकर के आते हैं, कहीं आप पार्टी करते हैं, कहीं आप घूमने जाते हैं, कहीं आप फिरने जाते हैं, कहीं एंजॉय करते हैं, सब में खर्चा हो रहा है। उसके बावजूद हमें खुशी मिलती है, हम खुश होते हैं। और एक वो खर्चा होता है जो जिसे हम नहीं करना चाहते। तो आगे से ज्योतिष में ध्यान रखिए, जिस खर्चे को हम नहीं करना चाहते और मजबूरी में करना पड़ रहा है, वो राहु का रूप है। जैसे अस्पताल में जाना, कौन जाना चाहता है? वहां जाके खर्चा कौन करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता। जेल यानी कि जेल का भय हो जाए तो वकील को पैसे दो, कोर्ट कचहरी करो, कौन करना चाहता है? कोई नहीं चाहता। लोन का कर्जा चुकाना कौन चाहता है? कौन चाहता है कि लोन में फंसे, ईएमआई दें और खामखाई के चक्रों में ब्याज दें, बट्टा दें? कोई नहीं चाहता, पर करना पड़ रहा। ये सभी राहु के रूप है। समझ में आ गया बात? सिंपल है। इसका मतलब ये है, ये जो राशियों के स्वामी ही हैं जो आपने वैदिक में याद किया। छठा और 12वां भाव थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैं उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह फटाफट करा देता हूं। थोड़ा थोड़ा कई कई जगह ट्विस्ट आएगा लाल किताब में, उसको जरूर नोट करके रखिएगा। पहले भाव में सूर्य उच्च का हो जाएगा, दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च का हो जाएगा और तीसरे भाव में राहु उच्च का हो जाएगा।
और ये फिक्स है, बस सदा याद रखना। वो थोड़ा सा वैदिक भूल जाना 1 मिनट के लिए, है कि चौथे भाव में बृहस्पति उच्च का होगा। तो हम वहां पे क्या कहते थे कि कर्क राशि का बृहस्पति किसी भी जगह पर बैठा हो तो उच्च का होता है, पर लाल किताब कहती है बृहस्पति केवल जब ही उच्च का माना जाएगा जब वो चौथे भाव में बैठा होगा। उसके अलावा यानी कि 4th हाउस में जब बृहस्पति बैठेगा तो ही उच्च का माना जाएगा, नहीं तो बाकी किसी भी भाव में बृहस्पति बैठे तो उसे उच्च का नहीं बोलना है। छठे भाव में बुध उच्च का होगा और छठे भाव में राहु भी उच्च का होगा। यानी लाल किताब कहती है किसी व्यक्ति की कुंडली में तीसरे भाव में राहु है या छठे भाव में राहु बैठा है तो वो उच्च का राहु है। 7वें भाव में शनि उच्च का होगा। नवें भाव में केतु उच्च का होगा। जब आप फलित करेंगे तो ये चीजें बहुत काम आएंगी। और मंगल 10वें घर में उच्च का होगा। 12वें घर में शुक्र और केतु उच्च के होंगे। ये उच्च के ग्रह की स्थिति है कि लाल किताब किन्हें उच्च का मानती है। लाल किताब कहती है शुक्र अगर 12वें में बैठा है तो ही हम उच्च का मानेंगे, बाकी शुक्र कहीं पर भी बैठा रहे उसे उच्च का नहीं माना जाएगा। अब नीच के ग्रह लिख लो फटाफट। पहले घर में शनि ग्रह नीच के हो जाएंगे। फर्स्ट हाउस में शनि नीच के हो जाएंगे और तीसरे भाव में केतु नीच का हो जाएगा। मंगल चौथे भाव में नीच का हो जाएगा। छठे भाव में शुक्र और केतु नीच के हो जाएंगे। 7वें में सूर्य नीच का होगा। 8वें में चंद्रमा नीच का होगा। 9वें में राहु नीच का होगा। 10वें में बृहस्पति नीच का होगा और 12वें में बुध ग्रह नीच का होगा और साथ में राहु जो है वो भी नीच का ही माना जाएगा। यानी कि एक कंसेप्ट समझ में आया कि 12वें भाव का राहु अच्छा नहीं। अब वैदिक में जिन्हें कारक बोला जाता है, यहाँ पर आपको मैं आगे उसको अलग तरीके से कराता हूँ। हाँ ज्योति जी बताइए। सर, ये जो उच्च और नीच हमने किए हैं, आपने कहा वैदिक को अलग रखें, पर सर अगर सपोज कीजिए जैसे कि तुला लगन की वैदिक कुंडली है, उसमें शनि लगन में उच्च के हो गए और उसको हम लाल किताब में बनाते हैं तो वो नीच का हो नीच जाएगा। का, इसको इस तरीके से यस यस यस, नीच का ही बोलना है। जब आप आगे आगे लाल किताब सीखेंगे तो आगे बहुत सारी चीजें नई सीखनी बाकी है। सर ये तो कंफ्यूजिंग हो गया, उसमें उच्च का देखा और इसमें नीच का, तो रिजल्ट में फर्क होगा यस फिर। यस, नहीं रिजल्ट में नहीं फर्क होगा, यही तो कमाल की बात है ना। रिजल्ट में फर्क नहीं होगा, देखने का नजरिया है। परंतु पैरामीटर जब आप अलग लाल अलग किताब होंगे। की, हाँ आगे सूत्र आ जाएंगे उसमें, है ना, वो सब समझो। जैसे मैं थैंक आपको, यू सर। जैसे ज्योतिष में हमेशा ध्यान रखना, एक चीज को देखने के कई तरीके हैं। जैसे हम सभी धन के पीछे पड़े रहते हैं और धन को देखने के, अगर मैं आप लोगों में से मैक्सिमम ज्योतिषी हैं, पूछूं कि धन को देखने का क्या तरीका है, तो आप में से ना
सब अलग अलग बताना शुरू कर देते हैं। कोई कहेगा धन का कारक शुक्र है, कोई कहेगा धन का कारक गुरु है, कोई कहेगा धन को हम सेकंड हाउस से देखते हैं, कोई कहेगा नवम भाव जो है मेन रोल अदा करेगा, कोई कहेगा नहीं जी फर्स्ट हाउस तो बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, फिर कोई कहेगा नहीं जी 10वां भाव तो बहुत मेन इंपॉर्टेंट है ना। तो धन को देखने के कई तरीके हैं। अब लाल किताब में भी एक ही चीज को देखने के कई वे हैं। तो हमें हर वे एक शिक्षा देता है, कुछ हमें बताता है, कुछ हमें समझाता है ज्योतिष। जैसे अगर मैं कहूं कि लाल किताब धन के विषय को कैसे देखती है, जिन्होंने मेरा पुराना देखा है तरीका, तो वो कहेंगे जी आपने बताया था चंद्रमा धन है, परंतु आज मैं बिना धन के भी आपको धन दिखा दूं। एक तरीका है, एक टीचर को बहुत सारे रास्ते मालूम होने चाहिए। देखिए समझिए बात, गुरु के 5 पक्के घर हैं। पक्के घर का मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ उनका मालिकाना हक उसके पास है। कौन कौन से 5 घर हैं जिनके पास मालिकाना हक बृहस्पति का है, बृहस्पति का अधिकार है 5 भाव पर कुंडली का अपना हक है। वो है दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। ये 5 भाव हैं जिन पर बृहस्पति का अपना मालिकाना हक है। तो एक तरह से अगर मैं रिपीट करिए प्लीज सर, सॉरी प्लीज रिपीट करिए। दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव, ठीक है, ये 5 ऐसे भाव हैं जिन पर हक जो है बृहस्पति का, यानी बृहस्पति कंट्रोलर है इनको। अगर अब हम धन की बात करें तो धन, अगर मैं आपसे पूछूं धन कैसे मिलता है किसी आदमी, एक आदमी अंबानी और अडानी हो जाता है, एक आदमी सारी जिंदगी नौकरी करता है, एक आदमी व्यापार करता पर एक छोटी सी दुकान चलाता रहता है, पूरी जिंदगी उसी में ही अपने बसर कर देता है। तो कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं कि जिनकी वजह से व्यक्ति धन कमाता है? तो आप हैरान होंगे, आज की इस टेक्निक में दिमाग का कोई रोल नहीं। लाल किताब कहती है कि दिमाग की आवश्यकता नहीं है बहुत ज्यादा धन कमाना है। अगर आपने बहुत ज्यादा धन कमाना, बहुत ज्यादा का मतलब कई हजार करोड़ के मालिक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए में प्राइमरी चीज क्या है? प्राइमरी चीज है सेकंड हाउस और 5th हाउस, और उसने किसी को नहीं लिया। 2 भाव यानी कि सेकंड हाउस और 5th हाउस से डिसाइड कर देंगे एक आदमी के पास कितना ज्यादा पैसा आएगा, और कितना कम होता चला जाएगा ये भी सेकंड और 5th डिसाइड कर देते हैं। बाकी सब चीजें तो नेचुरल है। कैसे? अब आपने कुंड बनाई है, राशि कुंडली बनाई है अभी, तो सेकंड हाउस में कौन है स्वामी ग्रह? वृष राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र। हाँ, बोलिए आराम से। शुक्र है, तो यहाँ पर सेकंड भाव का स्वामी कौन है? शुक्र। पर मालिकाना हक किसका है यहाँ पर? गुरु। गुरु। गुरु का। यानी कि धन भाव में 2 ग्रह गुरु और शुक्र, ये ही कंट्रोलर हैं मनी के। गुरु और शुक्र यही कंट्रोलर है। पंचम भाव में कौन है स्वामी? सूर्य। सूर्य, बहुत बढ़िया। और वहां का भी कंट्रोलर कौन है? गुरु। गुरु। तो कॉमन 3 ग्रह कॉमन हो गए। कौन कौन से हो गए? सूर्य, गुरु, बस 3 ग्रह जीवन में जिसके अच्छे हैं, लाल किताब कहती है ये पिछले जन्म से ही कुछ ऐसा करके आए हैं कि ये कुछ करें कि ना करें, इनको बहाने चाहिए पैसे कमाने के।
मतलब ये कुछ भी करेंगे तो भी धन इनके पास आएगा ही आएगा, तो भी इनको फायदा होता ही चला जाएगा, जिंदगी में राइज करते ही चले जाएंगे, या ऑलरेडी बहुत ही ऊंची पोजीशन से ऐसे परिवार में पैदा होंगे कि जहां इनको कुछ करना ही नहीं पड़े। समझ गए बात को? तो ये उन लोगों के लिए है जो बहुत कई हजार करोड़ के मालिक बनना चाहते हैं, उनके लिए सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचम भाव क्यों? लाल किताब भी कहती है कि पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के जो पुण्य है, पिछले जन्म के जो पुण्य है वो हमारे पंचम भाव से पता लगते हैं। और सेकंड हाउस क्या है कि पीछे हमारे पास हम कितनी शक्ति लेकर के आए धन को इकट्ठा करने, पीछे हमारे पास कितनी ताकत है, जो हमारी सोल आई है जर्नी करते हुए। क्या उसको अभ्यास है पैसा कमाने का? आप देखते होंगे हमारे सोसाइटी में कुछ लोगों को कितना समझा लो आप, पैसा नहीं कमा पाएंगे, कितना पैसा दिखा लो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वही ढाक के तीन पात, कितना ही उनको ज्ञान दे लो, कितना ही मोटिवेशनल स्पीकर सुना लो उसको बेचारे को, कितनी अच्छी अच्छी किताब पढ़वा लो, है कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हिलता है। हाँ वो कहते जरूर है हमारे पास पैसा होना चाहिए, ये ध्यान रखना, बोलना कि हमारे पास पैसा होना चाहिए ये अलग बात है, और पैसा कमा लेना ये अलग बात है। तो आज के बाद से आपको समझ में आएगा धन का योग कैसे देखते हैं लाल किताब से। 3 ग्रह देख लो बस कुंडली के अंदर, सूर्य खराब नहीं होना चाहिए, गुरु खराब नहीं होना चाहिए, शुक्र खराब नहीं होना चाहिए, 3 ग्रह किसी के खराब नहीं हैं। आंख बंद करके ये समझ लेना ये करोड़ों में खेलने वाला आदमी है, 1-2 करोड़ की बात मत करना, करोड़ों में बोलना कि करोड़ों में खेलने वाला आदमी है। पर लाल किताब क्या कहती है कि वो उस ग्रह में किसी का दूसरे ग्रह का असर मिक्स नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि उसमें कुछ और राहु ही मिक्स हो गया गुरु के साथ, वो असर मिक्स नहीं होना चाहिए, निखालिस होना चाहिए, निखालिस शुद्ध होना चाहिए कि वो अच्छा है तो शुद्ध रूप से अच्छा है, ये नहीं कि कोई उसके अंदर आके साथ बैठा है, कोई उसके दृष्टि दे करके उसको खराब कर रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए। तो ऐसा आदमी पूर्व जन्म से ही लिखवा करके लेके आया कि तुमने तो खेलना ही करोड़ों में। बाकी जो हम लोग कुंडलियां देखते हैं ना कि लगन देखो, बुद्धि देखो, बुध ग्रह देखो, कर्म देखो, वो सब इस संसार में आने के बाद उन लोगों का है जो अपना खड्डा रोज खोदते हैं, पानी निकालते हैं, पानी पीते हैं, घर वालों का पेट भरते हैं और काम चलाते हैं। असली धन योग आपको यहाँ से देखने को मिलता है। और कुंडली में सूर्य सप्तम में चला जाए तो नीच का हो जाता है, नीच राशि में हो जाता है, अभी लिखवाया ना मैंने आपको। हाँ अब दूसरी बात मैं करता हूं, इन 3 ग्रहों में से अगर एक ग्रह भी निखालिस मिल जाए, यानी कि बढ़िया मिल जाए, वो आदमी किसी भी रूप से कमजोर नहीं होगा। किस मामले में कमजोर नहीं होगा? धन के मामले में। कैसे? वो आप देखते हैं ना, जिसे हम अपने हिंदुस्तान में अपर मिडिल क्लास बोलते हैं, तो वो समझ लो अपर मिडिल क्लास का व्यक्ति है। और देखो को कितना आसान कर दिया, 3 में से कोई एक ग्रह देख लो, या तो किसी का निखालिस रूप से शुक्र बहुत अच्छा है, या निखालिस रूप से सूर्य बहुत अच्छा है, या निखालिस रूप से बृहस्पति अच्छा है। एक भी ग्रह अगर मिल गया तुम्हें इन 3 में से, समझ लो पीछे से लिखवा के लाया पट्टा, पैसा तो कमाएगा, कैसे भी कमाए।
कमाएगा और दब के आएगा इसके पास। अब आज के दौर में ये समझ लो, ऐसा आदमी 15-20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ कमा रहा है तो का मालिक है तो कोई बहुत बड़ी बात। तो मैं वो कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ जो हम ज्योतिष विद्यार्थियों का होता है कि हम एक से अधिक ग्रह खोज रहे हैं धन के लिए। मैं कहता हूँ केवल एक ग्रह भी अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत ही अच्छा है। कोई सा भी 9 में से 9 में एक ग्रह कोई अच्छा मिल जाए आपको तो जीवन यापन आसान आराम से हो जाता है। और कोई कहेगा नहीं 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 बिना पैसे के बात नहीं बनेगी, पैसा तो होना चाहिए, तो उसमें फिर 3 ग्रह में से कोई एक ग्रह पकड़ लो, उनमें से भी कोई एक ग्रह आ गया तो फिर उस व्यक्ति के पास पैसे की कमी नहीं होगी। अर्थात खुद के लिए तो पैसा है, परिवार के लिए तो पैसा है, और अगर उसके घर पे कोई मांगने के लिए आ गया तो उसको भी पैसा दे देगा वो, मतलब इतना पैसे वाला होगा। है कितना आसान, लाल किताब की थ्योरी से तुरंत समझ में आ गया आप लोगों को। बस इतना ही है धन योग देखने का तरीका। बाकी तो उसके फर्दर हैं कि पैसा कैसे होगा, जमीन के रूप में पैसा होगा कि कैश के रूप में पैसा होगा, कैसे होगा, गोल्ड के रूप में पैसा मिलेगा, कैसे होगा, उसके लिए फिर अन्य ग्रहों को देखते जाइए। अगर कैश फ्लो देखना है फिर आपने चंद्रमा को देखना है। ये मत समझ लेना कि किसी का चंद्रमा अच्छा है तो भाई बहुत पैसा, चंद्रमा उच्च का है तो बहुत पैसा, ना ना ना, चंद्रमा नीच वालों के पास भी बहुत पैसा होता है। और अक्सर ये बात सत्य है कि जिनका नीच का हो उनके पास ज्यादा हो जाता है, उच्च वालों से ज्यादा हो जाता है। तो इसको हम सिर्फ चंद्रमा को इसीलिए देखते हैं फ्लो ऑफ मनी, या आप कह सकते हैं लिक्विडेशन ऑफ मनी, कि कितना आवागमन उसके पास होता है पैसों का, उसके लिए मून है। पर धन देने का आशीर्वाद तो आपको 3 ग्रह देते हैं। और हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, कौन सी कला सीख रहे होते हैं, दूसरों की जेब से पैसा निकालने की कला, जिसको कि आज के समय में हम कहते हैं जिसके ये कला आती है वो पैसा कमा ले, पैसा कमा लेगा पर अमीर नहीं बने। ध्यान रखना, दूसरों की जेब से पैसा निकालने की कला सीखने वाला व्यक्ति अपना गुजारा चला लेगा पर अमीर नहीं बनेगा, वो कई हजार करोड़ का मालिक नहीं बनेगा। ये ध्यान रखना, कई हजार करोड़ का मालिक बनना है तो इन 3 ग्रहों का आशीर्वाद लेकर के चलना है। यानी कि अगले जन्म में आप चाहते हो कि ज्यादा कमाना भी ना पड़े और पैसा खूब हो, तो ये 3 ग्रहों को अपना शुद्ध रखना है, अच्छा रखना है, स्ट्रांग रखना है, इसी का हमें अभ्यास करना है। तो ये सूत्र आज समझ में आ गया। आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहता है प्रश्न पूछ सकता है आराम से, ताकि हम और भी बात कर सकें। किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो। सर वो आप कारक बता रहे थे, वो बीच में ब्रेक हो गया था। पिताजी बहुत मजदूरी करवाते हो आप मेरे से, इतना मजदूरी मत करवाओ मेरे से। हैं, कौन सा कारक डिलीट हो गया आपका? हैं, सिंपल, कई बार बताया हुआ है। बृहस्पति दूसरे भाव का, 5वें भाव का, 9वें का, 11वें का और 12वें का। पर लाल किताब में इसे कारक नहीं कहेंगे, कारक शब्द का इस्तेमाल नहीं मिलेगा आपको अगर किताब पढ़ो। ये समझो इनका मालिकाना हक है, ये इसके मालिक हैं, ये बृहस्पति इन भाव के मालिक हैं। सर जैसे अपना वैदिक में होता है कि भाव कारक में ही अगर वो उसका मालिक बैठ जाए तो दोष हो जाता है, तो लाल किताब में भी वही थ्योरी अप्लाई होती है? बिल्कुल नहीं होती। मानवी जी, वो सूत्र बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो जब डिफरेंट सूत्र चलता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है ना। इसमें बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि रिजल्ट वही मिलेगा सेम। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर आपने वैदिक पढ़ा है तो आप कुछ और रिजल्ट निकाल देंगे, लाल किताब पढ़ा है तो कुछ और रिजल्ट निकाल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
रिजल्ट सेम आएगा। रिजल्ट में डिफरेंस अगर आ रहा है, या तो आप इस वैदिक को ढंग से नहीं समझ पा रहे, या आप लाल किताब से ढंग से नहीं समझ पा रहे। अदरवाइज चीज वही आएगी। भाई आप किसी व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं, और कुंडली देखते देखते जो है आपने देखा कि भाई इस आदमी के जो हालात हैं उसने खुद ही बता दी कि भाई मेरे हालात वास्तव में ये है। अब आप क्या करेंगे? अब आप चाहे वैदिक से देखो, चाहे बेचारे का लाल किताब से देखो, अब उसके जो हालात हैं वो तो हालात हैं। तो इसका मतलब दोनों थ्योरी से वो हालात सामने आने चाहिए। और हमारे यहाँ पर क्या होता है कि कुछ इंटेलिजेंट लोग ज्यादा होते हैं, तो तर्क होता है एक, और एक कुतर्क होता है। तर्क और कुतर्क में बहुत बारीक भेद होता है। कुतर्क सामने वाले को फंसाने का एक प्रयास होता है। जैसे एक पुराने जमाने की बात है, एक आदमी ने अपने लड़के को बनारस भेज दिया, और बनारस आप सब जानते हैं हिंदुस्तान का शिक्षा का सर्वोत्तम केंद्र रहा है, उच्च शिखर के ऊपर रहा है। ये कहा जाता है जो काशी में पढ़ करके आ गया उससे मुकाबले में कोई बड़ा विद्वान व्यक्ति नहीं। जैसे आज भी होता है ना इंजीनियरिंग कॉलेज में, अगर कोई कहे तो आईआईटी दिल्ली से, आईआईटी बॉम्बे से, खड़गपुर से, तो ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं। तो ऐसे वहाँ के इंस्टीट्यूट जो थे वो अपने आप में बहुत उच्च स्तर के होते हैं। तो जब वो वापस आया अपने घर, तो उसके बाप ने कहा कि भाई इसका स्वागत करो, मेरा बच्चा काशी से पढ़ करके आया है। तो उसके बाप ने कहा कि इसको कम से कम मिठाई तो खिलाओ। तो उसके बाप ने 2 लड्डू पड़े थे घर में, उसने 2 लड्डू लेकर के उसका बाप आगे सामने आ गया। अब लड़के को भी सूझी कि बाप को भी दिखाऊं कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। तो बाप को कहता है कि पिताजी ये क्या दे रहे हो? कहते बेटा ये 2 लड्डू हैं, इनको तू खा ले, तेरा स्वागत कर रहा हूँ, तेरा मुंह मीठा करवा रहा हूँ कि तू पढ़ करके आया है। तो बेटा कहता है पर बापू ये तो 3 हैं। अब बापू बेचारा दिमाग घूम गया, बोला 3 लड्डू हैं? अब बेचारे ने कई बार देखा, उसने कहा बेटा देख मुझे तो 2 ही दिख रहे हैं, बाकी 3 कैसे हैं ये मेरे समझ में तो आ नहीं रहा, मेरे हिसाब से तो 2 ही हैं। कहता बापू ले मैं सिद्ध करके दिखा दूं। करके दिखा दे। बोला ये, उसने 1 लड्डू उठाया, कहता ये 1 लड्डू, ये पहला लड्डू है? मैंने कहा हाँ जी हाँ ये पहला लड्डू है। उसने फिर दूसरा उठाया, कहता ये 2 लड्डू, और 1 में 2 जोड़ दो हो गए 3 लड्डू। बोला यार ये तो बड़ा घुमा दिया इसने, बात तो ठीक है, पहले लड्डू उठाया ये 1 लड्डू, ये वो दूसरा लड्डू था, तो 2 लड्डू, उसने 1 में 2 जोड़ा 3 हो गया। फिर बापू बोला यार मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ये इसने कैसे कर दिया? थोड़ी देर बाद में बापू बोला बोले बेटा ऐसा करते हैं, 1 लड्डू मैं खा लेता हूँ, दूसरा लड्डू तेरी माँ को खिला देता हूँ, और तीसरा लड्डू तेरा। तो कई बार तर्क और कुतर्क में थोड़ा बारीक अंतर होता है, पर कुतर्क कई बार थोड़े समय के लिए सामने वाले को उलझाने में बड़ा कामयाब हो जाता है। तो बिल्कुल भी आप 2 चीजों को एक साथ मिक्स अगर जब ज्योतिष में करने की कोशिश करोगे, 2 डिफरेंट थ्योरीज को एक में घुसाने की कोशिश करोगे, और फिर उसके बाद कुतर्क करने की कोशिश करोगे, तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, फिर लड्डू नहीं मिलेगा है। तो जब हम एक चीज कर रहे हैं तो उसी के साथ चलना होगा हमें। हाँ हाँ ज्योति जी बताइए आप। सर जैसे कि आपने कहा था कि धन योग देखने के लिए सूर्य गुरु और शुक्र की प्योरिटी देखनी चाहिए, वो एकदम अच्छे उच्च के अच्छे होने चाहिए। तो सर ये देखने के लिए नहीं जो बोला आपने हमें पहले, ज्योति जी उच्च का नहीं बोला मैंने कहा सॉरी सर, निखालिस अच्छा अच्छा, होना चाहिए। हाँ उच्च का हाँ तो मतलब ये लोग समझ लेंगे कि गुरु चौथे में होना चाहिए, सूर्य पहले में होना चाहिए, हाँ सर मैंने गलत वर्ड यूज और किया। शुक्र 12वें में होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो सर ये जो देखने का जो पैरामीटर था जो आपने हमें पहले पढ़ाया है, सूर्य गुरु शुक्र की जो कैसे कौन से खाने में जी, अच्छे मानेंगे, तो वही जी। मान इधर लगाएंगे हम। खाने में नहीं मानेंगे, मैंने आपको पढ़ाया क्या था, ध्यान करो कि गुरु को देखने का क्या तरीका बताया था, कि गुरु के दुश्मन 3, गुरु के दुश्मन 3 राहु बुध और शुक्र। अगर गुरु राहु बुध शुक्र
खाना नंबर दूसरे में, 5वें में, 9वें में, 11वें में या 12वें में आ गया तो गुरु दोषी हो गया है, मतलब गुरु कमजोर हो जाएगा, गुरु वीक माना जाएगा। तो वो योग में से क्या हो गया, गुरु खत्म हो गया। इसी इसी तरीके प्रकार से मैंने सूर्य के लिए आपको बताया था। हाँ इसी प्रकार की राहु, सूर्य के साथ राहु आ गया, सूर्य के साथ केतु आ गया, सूर्य साथ है, तो वो गड़बड़ा जाएगा सारा। तो जो मैंने आपको पिछले कोर्स में जो बता रखा है कि सूर्य को कैसे देखना है, शुक्र को कैसे देखना है, वो आपको समझ जाना चाहिए कि शुक्र इसलिए मैं कैसे वही होगा। लगा। अगर बुध ग्रह शुक्र से आगे हो गया, अगर आगे जब आप देखते हैं कि बुध सूर्य शुक्र से आगे हो गया तो मामला गड़बड़ हो गया। जी सर। बुध हमेशा शुक्र से पीछे होना चाहिए। तो आप कितना आसान है देखना, अपनी कुंडलियों में देख लो कि बुध आगे है कि शुक्र आगे है? तो शुक्र, मान लीजिए किसी का शुक्र 7वें भाव में बैठा है, तो बुध कहाँ होना चाहिए, 6ठे में या 7 बैठ जाए। पर अगर वो 8वें में बुध चला गया और 7वें में शुक्र रह गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा आदमी जिसका बुध शुक्र से आगे चला गया, करोड़ोंपति परिवार में भी पैदा हो जाएगा, तो फिर वो चीजों को खराब करने का काम, जी उससे धन नष्ट बहुत होगा, कि द्वारा धन बहुत नष्ट किया जाएगा। अर्थात बजाय वो अपवर्ड जाने के, वो उसी धन को धीरे 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 डाउनफॉल की तरफ लेकर के जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो जी ऐसे सर। और भी मैंने तरीके बताए हैं शुक्र को देखने के, सूर्य को देखने के। वो सब रूल्स आपने अप्लाई करने हैं, नियम उसमें लागू कर रखना है। फिर अब उन नियमों के तहत, उन सबको लगाने के बावजूद अगर आपके ये 3 में से कोई भी ग्रह निकाली मतलब कि इसके ऊपर कोई अड़चन नहीं है, तो समझ लेना ये ही ग्रह है जो हमें बहुत कुछ देगा। अगर किसी व्यक्ति का गुरु निकलता है अच्छा, बड़ा ध्यान से समझना है, गुरु निकलता है अच्छा, तो उस व्यक्ति की जिंदगी का जो सूर्य उदय होगा वो गुरु के द्वारा ही। अब ऐसा आदमी अगर कुछ ना करे, सिर्फ धार्मिक चीजों की तरफ ही बढ़ता चला जाएगा, तो धन वहीं पर बरसेगा। शिक्षा लेना देने का काम करे, कुछ ना स्कूल पे स्कूल खोलता चला जाए, यूनिवर्सिटी पे यूनिवर्सिटी खोलता चला जाए, वही चीज उसको बहुत राइज दे देगी। आप सोच सकते हैं मदन मोहन मालवीय जी के बारे में, जिन्होंने बीएचयू का निर्माण किया था। सोचिए, खुद के पास कुछ नहीं था, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। ये किसका आशीर्वाद हो सकता है? गुरु का आशीर्वाद, बृहस्पति का आशीर्वाद। अब कभी आपको उनकी हॉरोस्कोप देखने को मिले तो जरूर देखिएगा ऐसे लोगों की। कौन कि क्या हुआ कि कुछ भी पास नहीं, फिर भी इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया उसने। जी हाँ लीना जी। थैंक यू सर। एक्चुअल मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे वैदिक कुंडली में हम मानते हैं कि अगर कोई भी ग्रह स्वग्रही हो गया तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर जी। सूर्य किसी की कुंडली में स्वग्रही हो गया तो लाल किताब के अकॉर्डिंग वो 11वें भाव में बैठा है, तो क्या वो अच्छे रिजल्ट देगा वो इंसान, और किसी की दृष्टिपात नहीं हो? नहीं लीना जी, जब आप फलित सीखेंगे तो अभी लाल किताब में नियम आएंगे। ये जी ग्रह एक दूसरे से बंधे हुए हैं, अर्थात लाल किताब कहती है कि ग्रह जहां पर बैठा हुआ है जी उसे वो डिसाइड नहीं करेगा, उसके साथ ही ग्रह डिसाइड करेंगे कि ये अच्छा रिजल्ट देगा या नहीं देगा। ठीक है। जैसे किसी जी व्यक्ति का गुरु 4थे भाव में बैठ गया तो जी लाल किताब कहती है भाई उच्च का हो गया। पर जी वहीं पर देखें कि अगर राहु उसकी कुंडली में 9वें घर में चला जाए जी तो उसके तो वो हिसाब से गुरु उच्च के परिणाम नहीं। नहीं हाँ, देगा। तो डिसाइड ठीक, किसने किया? उसके वो राहुल। दूसरे जो हमारा फार्मूला उसने डिसाइड करा। देखो जी अभी हम क्या बेसिक में सीखा कि गुरु 4थे में बैठे तो उच्च का परिणाम देगा। और अभी जी हमने रूल क्या लगाया था कि गुरु को डिसाइड करने वाले तो 3 ग्रह हैं, राहु है, बुध है और शुक्र है। शुक्र है। ये अगर इन दूसरे भाव में, 5वें में, 9वें में, 11वें में, 12वें में नहीं है
तो गुरु जी अच्छा। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि गुरु अगर 10वें में आ गया तो कोई अच्छा फल नहीं देगा, बिल्कुल अच्छा फल जी देगा। अब लाल किताब कहती है कि गुरु 10वें में नीच का हो गया, जी परंतु साथ में ध्यान रखिए किसी का गुरु 10वें भाव में है, हम्म, बोलना बेशक नीच का है, परंतु जी ये ध्यान रखना अगर उसके दूसरे भाव में 5वें में 9वें में 11वें में और 12वें में राहु बुध शुक्र नहीं है, जी वहां पर 10वें बैठ के गुरु बहुत अच्छा असर देगा। उसे बहुत अच्छा टीचर बना सकता है, बहुत अच्छा प्रोफेसर बना सकता है, बहुत अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट वो व्यक्ति अपना खड़ा कर सकता है, शिक्षा के काम में वो बहुत आगे जा सकता है। जी समझ गए बात को? तो जी ऐसे ही लाल किताब ने साथ में सूत्र दे दिया, जैसे वैदिक में सूत्र है भाई सौग्रही होगा तो अच्छा होगा, पर जी यहाँ पर उसके हिसाब से ऐसे सूत्र दे दिए ठीक है कि चंद्रमा अच्छा होगा कि बुरा होगा तो कौन जी डिसाइड करेगा, बुध कैसे डिसाइड होगा, शुक्र कैसे डिसाइड होगा, ये पहले से बता रखा है लाल किताब कि इस जी तरीके से आपको देखना है। अब जैसे लाल किताब का बड़ा ही प्यारा सूत्र है कि गुरु अच्छा तो केतु अच्छा, केतु जी अच्छा तो गुरु अच्छा। तो एक सूत्र दे दिया ये। अब जी वैदिक में तो ये देखना पड़ता है भी गुरु कहाँ बैठा और केतु कहाँ बैठा। आपने इन दो में से एक को भी अगर लाल किताब के अनुसार देख लिया, जी यानी कि किसी के दूसरे 5वें 9वें 11वें 12वें में अगर उसके शत्रु ग्रह नहीं बैठे गुरु के तो जी गुरु अच्छा हो गया। अब केतु कहीं भी बैठा हो जी कुंडली फर्क में नहीं पड़ेगा वो अच्छा ही माना जाएगा, जी गुरु ने डिसाइड कर दिया कि वो अच्छा ही माना जाएगा। ठीक गुरु है 10वें में बैठा हुआ है पर केतु बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो अच्छा ही जी माना जाए। ठीक है केतु यानी आपकी अपनी संतान, जी आपकी अपनी औलाद, जी है ना। जी जी जी, ठीक ये है बहुत ही प्यारा चीजें हैं। कई बार ये खैर बहुत बड़ा विषय है, आत्मा का कंसेप्ट इसके अंदर बहुत लगता है। कई बार आप देखते होंगे कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ही लायक बच्चे होते हैं, बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, श्रेष्ठ गुणों वाले होते हैं, धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, बिल्कुल गाली गलौज नहीं करते, बड़े शांत। हर आदमी कहता है यार बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही लायक। तो इसका बाप नालायक है सोचता, परंतु इसके नालायक बाप के पास जो है ऐसी औलाद आ कैसे गई, मतलब हर डाउट में रहना यार ये चक्कर हुआ है क्या, ये कुछ तो गड़बड़ है? तो आत्मा का कंसेप्ट कहता है कि बाप की जो आत्मा है और जो बेटे की आत्मा है इनमें एज का बहुत बड़ा लोचा है। हमारी आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे से तीसरे जन्म अब क्या कर रही है, घूम रही है, घूम रही है। हो सकता है कि जो बेटा है वो आत्मा का जो एज है वो बड़ी है। आत्मा की एज को माना गया है कि 1000 वर्ष तक वो रोटेट करती, घूमती है और फिर से वो बचपन वाली स्टेज में जाती है। तो पर हो सकता है कि बाप का जो जन्म आया है, मनुष्य जन्म, वो थोड़ा जल्दी आ गया है। और या ये भी कह सकते हैं कि पिछले जन्म में हो सकता है जो बेटा वो जो उसका बाप हो, अपने बाप का, और जो बाप बना हुआ है उसका बेटा हो। तो ये बहुत आध्यात्मिक कंसेप्ट है, इसमें हम अभी नहीं जाएंगे। तो कुंडली में भी इसी तरीके से केतु के माध्यम से आपको पता चलता है कि आपकी औलाद कितनी लायक भर है। केतु अगर अच्छा होगा तो गुरु भी अच्छा ही माना। सर हाँ जी, सर सर ये जैसे मेरा लगन में लग्न कुंडली में तो 5वें घर में कुछ नहीं है, लेकिन नवांशा में मेरे 5वें घर में सन है, तो नवांशा को हम देखते हैं लाल किताब में? नहीं बिल्कुल नहीं देखते, टेंशन फ्री कर रखा है हमने लाल किताब में। इन सब चीजों से, सब चीजों से ठीक है मुक्ति सर। दे रखी है आपको। चंद्र कुंडली आपको को भी नहीं डिविजनल देखते? डिविजनल चार्ट से भी मुक्ति दे रखी है, आपको नक्षत्रों से भी मुक्ति दे रखी है। जी सर। ठीक लाल किताब एक जल्दी से डिसाइड करने का एक बड़ी अच्छी इसमें टेक्निक है। जी हाँ, आस्था जी आप बताएं। सर मैं बार बार जब हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि
ये प्लैनेट अच्छा है अगर, तो जैसे अभी हमने केतु के लिए भी यही कहा कि अच्छा है, तो अच्छा और नहीं अच्छा वो या बुरा, बताएंगे, क्या वो हम बताएंगे, वो आस्था जी वो बताएंगे। अभी तो तीसरी चौथी क्लास है ना। अब आगे आगे जब हम भाव पर जाएंगे तो हम उसके रूल बताएंगे। जैसे अभी ये तो क्या है कि मैक्सिमम इसमें पुराने स्टूडेंट है मेरे, जिन्होंने लाल किताब मुझसे सीखी है। अब वो दोबारा कोर्स हो रहा है तो दोबारा भी वो एंट्री ले लिया है उन्होंने, है ना, रिपीट कर रहे हैं वो लोग। तो उनको मालूम है। जस्ट एक ये अभी तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं ना, तो इसलिए फ्री स्टाइल में बता दिया है कि भाई ऐसे। पर आप लोगों को मैं दोबारा से फिर बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि वो हम नहीं करेंगे, उसको हम रिपीट करेंगे। प्रत्येक ग्रह को बताया जाएगा कि ग्रह कैसे अच्छा माना जाएगा और कैसे बुरा माना जाएगा। ये आपको दोबारा से सिखाया जाएगा। अभी तो जस्ट कोर्स की शुरुआत है, ठीक है। इसमें सारा बृहस्पति भी, केतु भी, शनि भी सब बताया जाएगा कि किसे अच्छा माने और किसे बुरा माने। देखिए, जब हम लाल किताब उठा के देखते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हो, तो वहां पर दो ही चीजें लिखी होती हैं। अगर ग्रह शुभ है तो ये चीज करें, अशुभ है तो ये चीज करें, उसके परिणाम ये होंगे। और लोग इसे ही लाल किताब, असली लाल किताब मान लेते हैं। अरे भाई नहीं, जब तक आप डायग्नोज करना नहीं सीखोगे कि यहाँ पर ग्रह उत्तम है कि नहीं है, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा और उपाय करना है कि नहीं करना। लाल किताब के अनुसार कोई ग्रह यदि अच्छा है तो उसका उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके साथ छेड़छाड़ी मत करो, है ना। और दुनिया का कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो आपको अंबानी अदानी बना दे, अगर आपकी कुंडली में नहीं है तो। सिर्फ हम अपना, कोई आदमी बुरे हालात से चल रहा है तो उसको एक बैलेंस हालात पे लाने के लिए ये उपाय ऋषियों ने लिखे हैं। ये नहीं कि अगर हम आज ही सोचें सेकंड हाउस और पांचवें भाव के पीछे पड़ जाएं या तीन ग्रहों के पीछे पड़ जाएं तो हम इस जन्म में अंबानी अडानी बन जाएंगे, हैं। अगर ऐसा होता तो मैं ही छोड़ छाड़ करके सबसे पहले इन्हीं उपायों पे लग जाता। फिर मैं पढ़ाता थोड़ी, आप लोगों से थोड़ी कहता लाओ भाई इतने पैसे दो। हाँ, मैं कहता जाने दो भाई, फिर तो हम इसी में लगेंगे। तो ऐसा नियम नहीं है, प्रकृति का नियम नहीं। ज्योतिष प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए तो हमारे हाथ में क्या चीज होती है कि हम अच्छे कर्म करें, जिससे आगे आने वाले समय में हमारे ग्रह उल्टे सीधे ना बैठे। कुंडली में क्या होता है, ग्रह जब उल्टे सीधे बैठ जाते हैं तो हमें बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं, बड़ी परेशानियां भोगनी पड़ती हैं। और जब अच्छे ग्रह होते तो हम एंजॉय कर रहे होते। तो हमारे पास कर्मा थ्योरी के अनुसार ये जीवन, ये समय, ये क्षण ऐसा है कि जिसमें हम अपने अच्छे से अच्छे कर्म करें, बेस्ट से बेस्ट कर्म करें, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। और उसके लिए आप पुरानी पुस्तकें पढ़ें। तो मैं कहूँगा जब भी कोई व्यक्ति ज्योतिष सीखता है, उसको हमारी गीता पढ़नी चाहिए, उसको रामायण पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट लिखे हैं जो कि ज्योतिष में हूबहू जो है लागू होते हैं। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में बड़ा अच्छा एक सीता जी बोलती हैं, जब उनको वनवास हो रहा होता है तो सीता क्या कहती है कि हर पत्नी अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है। हर स्त्री अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है। पढ़ के देखिएगा। और अगर हम हिंदुस्तानियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और खास करके हिंदुओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम पढ़ते नहीं है। आप जान के हैरान हो जाओगे कि वाल्मीकि रामायण में जो चीज लिखी है, अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तुलसीदास जी की, तो बहुत जगहों पे बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आप और कोई रामायण उठा के देखेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो डिफरेंस कहाँ है कहाँ नहीं, आप हैरान हो जाओगे। हैं, लक्ष्मण रेखा ना तो वाल्मीकि रामायण ने लिखी ना तुलसीदास जी ने लिखी, पर हमारी जो रामलीला कमेटी है उसने लिख दी कि लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच दी। लक्ष्मण रेखा का जिक्र और बस किसी भी रामायण में नहीं है, ना ही काम्ब रामायण में भी नहीं है जो तमिल में लिखी गई थी। तो कहने का मतलब ये पुरानी, जो पुराना नहीं कहना चाहिए, जो जहां से हमारे ऐसे ऐसे सूत्र निकले हुए आए हैं ज्योतिष के, मैक्सिमम से मैक्सिमम सूत्र
या तो उपनिषदों में है या हमारी नालिया माइथोलॉजी, बाजो वो सब आरु के सही सब। नाते और जब हम कहते हैं कि ज्योतिष बड़ा टफ हो गया, टफ उन्हीं लोगों के लिए है जो ये हमारी माइथोलॉजी नहीं पढ़ता है। अगर आप इसको ज्योतिष में देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, ये कंसेप्ट बिल्कुल हुबहू लागू होता है। हर स्त्री अपने पति के भाग्य का ही अनुसरण करती है। अब इस पे विचार कीजिएगा, अगली क्लास में पूछूंगा कुंडली के अनुसार। मानवी जी बार बार आप अनम्यूट कर रहे हैं, फिर अनम्यूट कर दिया। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर कैसे देखें? एक स्त्री की कुंडली में देखेंगे कि पति का भाग्य कैसे देखते हैं? कौन से हाउस से पति का भाग्य देखेंगे? 7th हाउस से। नो, वो तो पति है। 7th हाउस तो सर सेकंड हाउस, 7th हाउस से 9th हाउस यानी सेकंड हाउस। नो, गलती करके ना कविता जी, जल्दबाजी में गलती कर जाते हो आप। पर 11th 9th हाउस हाउस से सर, 9th हाउस से। नो, सर एक थर्ड हाउस, लड़की आप में से थर्ड सब, हाउस, यस यस, थर्ड थर्ड हाउस, हाउस, थर्ड थर्ड हाउस। हाउस। एक फीमेल चार्ट हो और उसमें देखें भाई, जैसे लड़कियां अक्सर कहती हैं भाई मेरा पति कैसा होगा, मेरा पति का भाग्य कैसा होगा, तो लड़की का तीसरा भाव, और तीसरा भाव जैसा होगा वैसे ही उस लड़की के पति का भाग्य होगा। 7 से 9 है ना सर, 7 से 9th हाउस। 7 से 9, ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छा, बड़ा आसान आसान से। चलिए, समय हो गया है, आपके कोई क्वेश्चन भी नहीं है। व्हाट्सएप पर हमारे यहाँ परंपरा है नए स्टूडेंट्स के लिए, आज का सेशन कैसा रहा जरूर लिखें, जरूर बताएं, हैं? और खाली नेगेटिव नेगेटिव मत लिखो कि आज आपका कुर्ता अच्छा नहीं था, मैंने वैसे नया पहना है, तो अच्छे से लिखना। नहीं सर, अच्छा है। चलिए, बिल्कुल पता चल प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। हाँ। व्हाट्सएप पर थैंक लिखिए, यू कोई सर, प्रणाम क्वेरीज है सर। तो वो लिखिए, हैं कि आज क्या सीखने को मिला, क्या नहीं सीखने को मिला, लिखिए सब। उसमें लिखने से बड़ा, ये भी एक एस्ट्रोलॉजी रेमेडी है। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गया।